से हमने कुछ सीखा ऐसी बात नहीं है, तो जानबूझकर प्रयास पूर्वक हमारे मन को, बुद्धि को कलुषित करने का उन्होंने प्रयास किया अपने राज्य को स्थिर करने के लिए। उसके हम भक्ष बने और इसलिए हजारों वर्षों का ये दो और गुलामी का कालखंड अपना गया, उसमें हमारा मन थोड़ा सा कलुषित हुआ है, उसके कारण भ्रमित हुआ है। आत्म स्वाभिमान को हमने खो दिया है। हमारे देश के बौद्धिकों में भी भारत का जो है वो सर्वथा त्याज्य तुच्छ, वो विचार करने लायक भी नहीं है। भारत ने प्राचीन समय में किन्हीं बातों में कुछ प्रगति की थी, ऐसा सत्य बातों के आधार पर भी बताएंगे तो भी वो तुच्छता से देखेंगे, बोलेंगे। ऐसे हम आत्महीन हो गए, उसके कारण भ्रमित हो गए। अपने गौरव को हमने खो दिया, अपने इतिहास को हमने भुला दिया, अपने महापुरुषों की महत्ता हमको मालूम नहीं। बाहर के लोग हमको पढ़ाते तब हम मानते हैं, और इस कारण हमारा चित्त मलिन हो गया है। अपने चित्त को उन सारे विपरीत प्रभावों से मुक्त करके हमको आत्मसम्मान की दृष्टि से अपने आप को देखना सीखना होगा। अपने देश के वास्तविक इतिहास, परंपरा, स्वरूप को जानना होगा और अपने चित्त की मलिनता को हटाकर, अंग्रेजी में कहते हैं डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, वो हमको करना पड़ेगा। भगिनी निवेदिता जन्म से आयरलैंड की थी, जन्मगत संस्कार उनको यूरोप से मिले थे, लेकिन भारत में आकर भारत की सेवा करने की उनको उनके मन ने ठान ली। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बताया कि अगर ये तुमको करना है तो तुमको भारत के साथ एक रूप होना पड़ेगा, तो सतत प्रयास करके पूर्णतः वो भारतीय मानस के साथ तन्मय हो गई। और उस तन्मयता के साथ भारत के सत्य स्वरूप का, भारत की राष्ट्रीयता का वर्णन उन्होंने किया और संपूर्ण समाज में उसके बारे में जागृति पैदा की। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, क्योंकि राष्ट्र जिसको हम कहते हैं वो कोई कृत्रिम चीज थोड़ी है, कोई उसको बना सकता है, कोई बिगाड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से, प्रकृति से जन्म लेकर उभरी हुई एक संरचना है। आजकल अपनी भाषा में बोलना हम कम जानते हैं और इसलिए राष्ट्र का भाषांतर हमने नेशन कर दिया। लेकिन ये जो नेशन कल्पना है, अंग्रेजी शब्द है, उसमें जो नेशन है वो नेशन के साथ सत्ता अनिवार्य है। वो नेशन सत्ता पर जुड़ा है, सत्ता पर निर्भर है। नेशन स्टेट यानी नेशन है। हमारे राष्ट्र की, राष्ट्रीयत्व की वस्तु स्थिति एकदम भिन्न है और अलग है और विशिष्टतापूर्ण है भारत के लिए। राष्ट्र बनाए नहीं जाते, राष्ट्र पैदा होते हैं। किसी एक भूमि में, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन यापन करता हुआ कोई समाज अपना जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चलाता है। उस भूमि को अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व, अपनी माता मानता है। उस भूमि में साथ साथ जीवन बिताने के साथ साथ वो अनुभव प्राप्त करता है। इतिहास के चढ़ाव उतारों में, अच्छे बुरे हालात में, और सब मिलकर अपना जीवन आगे ले जाते हैं, परिस्थितियों का उपाय करते हुए बढ़ते चले जाते हैं। उसमें से उसके आपस के बंध बनते हैं और फिर उसमें से उसकी जीवन के प्रति और जगत के प्रति देखने की एक दृष्टि तैयार हो जाती है। उसमें से कुछ मूल्यों का वो सृजन करता है। उन मूल्यों के आधार पर हर प्रकार की परिस्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ नियमों की रचना करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों के द्वारा उस समाज में चलती है।
उसको संस्कृति कहते हैं। ऐसे जीवन का समान अनुभव, भूतकाल का समान रूप से स्मरण, सुख दुख की समान कल्पनाएं, समान मूल्य, समान संस्कृति के आधार पर उस समाज का, उस भूमि के साथ नाता, उसके आधार पर राष्ट्र बनता है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्र है। और इसलिए इस राष्ट्र के इस अलग विशिष्ट स्वरूप को समझकर इसका विचार करना आवश्यक है। और सारे दुनिया में ये भारत की विशिष्ट प्रकृति है। ऐसी प्रक्रिया, अनोखी प्रक्रिया अन्यत्र चली नहीं। सनातन काल से हम एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान थे। कभी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि राष्ट्र एक था, राजा अनेक थे, अनेक राज्य थे। कभी ऐसा भी हुआ कि हमारे अपने पुरुषार्थ के अभाव के कारण, हमारे अपने दुर्गुणों के कारण हमने अपने राष्ट्र में अपने राज्य को खो दिया, विदेशी आकर यहां राज्य करने लगे। लेकिन राष्ट्र की धारा सतत चलती रही, कभी क्षीण स्वरूप में, कभी तीव्र स्वरूप में, कभी व्यापक विस्तार पूर्वक, जैसे कोई नदी का पाठ है ऐसा जाते हुए। लेकिन यह राष्ट्र का जीवन आगे चल रहा है। और राष्ट्र के जीवन के विकास को तब माना जाता है दुनिया के द्वारा भी, जब राष्ट्र की इस प्रकृति का संचार राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होकर उस व्यक्ति के क्रियाकलापों में और उस समाज के सामूहिक क्रियाकलापों में अनुभूति उस बात की होती है कि हाँ भाई, ये लोग जो कर रहे हैं ना, अब इनके करने में से भारत हमको ध्यान में आ रहा है। तब उस राष्ट्र के लोग भी मानते हैं, क्योंकि उनको उस गौरव की अनुभूति होती है कि राष्ट्र की प्रगति हो रही। और दुनिया की भी मान्यता उस प्रगति को तभी मिलती है जब उस दुनिया को भी उस राष्ट्र की विशिष्टता का, इस राष्ट्रीयता का साक्षात्कार उसके प्रत्येक क्रियाकलाप में से होता है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक जीवन की गुणवत्ता हो, किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप एक एक व्यक्ति का और विश्व में होने वाला आचरण, सारी बातों में से जब उस राष्ट्र के ये मूल्य, ये संस्कृति झलकती है, तो दुनिया भी मानती है कि हां, अब इस राष्ट्र की प्रगति हो रही, विकास हो रहा है। और जब हम अपने चारों ओर देखते तो हमारे ध्यान में आता है, हम तो 70 साल से स्वतंत्र हैं, परंतु पहली बार हमको थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है और दुनिया को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है कि हाँ भाई, भारत उठ रहा है, भारत इस दुनिया में है, भारत कुछ कर रहा है। और इसके कारण अंतरराष्ट्रीय जगत की प्रतिष्ठा भारत की और हमारे स्वयं के मन में अपने स्व के बारे में गौरव, अभिमान की स्थिति, इन दोनों में वृद्धि करने वाले अनुभव थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्यों न हो, पूर्णतः अभी नहीं क्यों न हो, लेकिन हमारे ध्यान में आ रहे हैं। अभी जिस प्रकार से अपनी सीमाओं पर और बार बार अपने सुरक्षा को चुनौती देने वाले और सामर्थ्य नहीं है तो भी छोटी मोटी खुरापाती करने वालों को हमने जवाब दिया है, सीमा पर और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी, जिस प्रकार स्पष्ट भाषा में उनको समझ में आया, ऐसे शब्दों में। डोकलाम जैसे कठिन प्रकरण में जिस प्रकार धैर्यपूर्वक अपना संयम न खोते हुए, लेकिन अपने गौरव के साथ कभी समझौता न करते हुए और बातें की गई, उसके कारण अंतराल विज्ञान के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों के एक के बाद एक जो पराक्रम हो रहे, उसके कारण आर्थिक विकास की दिशा में जिस तेजी से भारत चल पड़ा, अभी थोड़ी गति मंद हो गई ऐसा कहते हैं, ठीक हो जाएगी ऐसा लगता है,
लेकिन जैसे हम आगे बढ़े उस क्षेत्र में, उसके कारण सारी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा ऊंची हो गई है। भारत था तब भी था, आज भी है। हम सब लोग थे, हमारे गुण दोषों सहित थे। जो करना था, वो जो करना रहता था करते थे। हमने लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन भारत को गंभीरता पूर्वक देखना, भारत की दखल लेना और भारत में दखल देने के पहले 10 बार विचार करना, इन बातों का जो आज हमको अनुभव आता है वो पहले नहीं आया था। कारण क्या है? कारण यही है, अनेक बातें ऐसी हो रही है। लेकिन जो मैंने कहा कि इसकी पूर्ण अनुभूति आनी चाहिए। दुनिया का एक उदाहरण स्वरूप देश अगर भारत को बनना है तो इसकी संपूर्ण अनुभूति आनी चाहिए। उस दृष्टि से समाज में भी चर्चा चलती है कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लोग ये भी कहते हैं कि जो हो रहा है अच्छा तो है, लेकिन उसमें ये 4 बातें और होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है और आगे हम चाहते कि ऐसा भी होना चाहिए। ऐसी चर्चा समाज में चल रही है। उस चर्चा को ध्यान में रखकर और इस परिस्थिति की कुछ बातों का हम विचार करें तो हमारे ध्यान में आता है। जैसे कश्मीर की बात है, 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ वहां पर अलगाववादियों का और उग्रवादियों का बंदोबस्त हुआ, सेना पुलिस को उनका कर्तव्य करने की पूर्ण मोहलत दे दी गई और ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों की आर्थिक जो उनकी शक्ति धारा है उसको बंद कर दिया गया। उनके और देश विरोधी ताकतों से और देश के पाकिस्तान जैसे शत्रुओं से, देश की दुश्मनी करने वाले, हमारा तो कोई शत्रु नहीं लेकिन हमसे शत्रुता रखने वाले होते हैं, उनके साथ उनके जो संबंध थे वो जिस प्रकार से उजागर कर दिए गए, उसका एक अच्छा परिणाम सर्वत्र अनुभव हो रहा है। वहां जाते तब भी अनुभव होता है। परंतु समस्या यहां समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मूल में इन सब शक्तियों के चंगुल में लोग जाते, उसका कारण क्या है? शासन वहां पर इतने वर्षों तक जो रहा, उसका अनुभव उसकी पारदर्शिता का नहीं है। कर्तव्य अपना ठीक करते हुए भेदभाव रहित बुद्धि से कश्मीर घाटी की 3 प्रदेश माने जाते, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर की घाटी, लेकिन वहां और विकास पहुंचा ही नहीं। जम्मू और लद्दाख के साथ तो सौतेला व्यवहार किया गया और कश्मीर घाटी के नागरिकों को भी शासन के कारण हमारी कुछ सुविधा हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऐसा अनुभव नहीं आया। उसको होने की आवश्यकता है, उसके बारे में अधिक चुस्ती दिखाने की आवश्यकता है। विकास का अनुभव नागरिकों को आना चाहिए। लेकिन वहां के तो कुछ नागरिक भी विस्थापित हैं। कुछ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद 2 देश बन गए, भारत पाकिस्तान, उसके बहुत बाद समय समय पर आए हुए विस्थापित है, उधर से बेदखल हो गए, इधर आ गए। इस विश्वास के साथ आए कि हमको भारत भक्त बने रहना है, हिंदू बने रहना है, अपने अपने मत को स्वतंत्रता पूर्वक उपासना करना ये हमारा अधिकार है। सब प्रकार के लोग आए हैं, उनको वहां बसाया तो गया,
लेकिन अभी तक वो नागरिक नहीं है। पीढ़ियां चली गई और इसलिए 3-3 पीढ़ियां हो गई, वो केवल आके अंदर बसे हैं, उनको निकाला नहीं, इतनी बात है। उनको न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की सुविधा है, न कहीं पर वोटर रजिस्टर में नाम है, न रेशन कार्ड है, कुछ भी नहीं, आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा बंद, रोजगार के अवसर बंद, सब कुछ बंद। कैसा चलता होगा उनका? फिर भी अभी तक यहां टिके इसलिए है कि वो चाहते हम भारत भक्त बने रहे, हमको भारत के साथ रहना है। और जो नागरिक थे, पाक ने और भारत के कश्मीर का कुछ हिस्सा अधिकृत कर लिया, उसमें से विस्थापित होकर आए हैं। नागरिक थे ही पहले से, राज्य के भी नागरिक थे। और कश्मीर घाटी में पंडित बंधु बसे थे, 1990 के बाद उनको निकाला गया। ये सब लोग अपने ही देश में नागरिकता के सारी अधिकार कागज पत्र पर उनके पास होने के बाद भी उन अधिकारों से वंचित है, देश भर में बिखर गए या शरणार्थी कैंपों में रह रहे। उनकी दशा में कोई सुधार नहीं। संवेदना के साथ इन लोगों की समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। विकास के सारे लाभ, प्रजातांत्रिक अधिकारों की सारी सुविधाएं उनको मिले, वो नागरिक बनकर यहां पर रहे, भारत भक्त, और अपने अपने मत पंथ उपासना की किसी प्रकार के किंतु परंतु के बिना यहां पर उपासना करते हुए सुरक्षित अपनी आजीविका चला सके, ऐसी स्थिति उनको प्राप्त कर देने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। कैसा होता है कि केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, इन्होंने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुए बिना जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों से मिला हुआ ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग ही है। हमारी जो प्रतिज्ञा है संसद में 2 बार एक मत से जो प्रस्ताव पारित हो गया है, उसके अनुकूल जनमानस की सृष्टि नहीं होगी। और इसलिए समाज की भी भूमिका है। हम जानते हैं वो सीमावर्ती प्रांत है और पाकिस्तान बार बार खुराफाते करते रहता है। सीमा पर बसे हुए जो अपने बंधु हैं, उनको बार बार वहां से बेदखल होना पड़ता है। उनकी पढ़ाई ठीक से वहां चल नहीं सकती, क्योंकि कब गोले बरसेंगे और कब गांव छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा वो पता नहीं है उनको। सुरक्षा का खतरा तो ही, शिक्षा बंद हो जाती है, खेती करना बंद हो जाता है, खेती के लिए जो पशु रखे वो कभी मर जाते हैं, उनको दवाई देने के लिए, चारा देने के लिए जाना दुभर हो जाता है। उनके लिए कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, इसके लिए कुछ और आर्थिक भी मदद उनको मिलती है, वो पर्याप्त मिलती है कि नहीं देखनी चाहिए, बढ़ाकर देनी चाहिए। है वहां शासन तो कर ही रहा है व्यवस्था, संघ के स्वयंसेवक भी उसमें पहले से लगे हैं, परंतु इसकी मात्रा अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों में और कश्मीर घाटी में भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं जैसी चाहिए वैसी पहुंची नहीं है। पहुंचाने में शासन प्रशासन को विशेष प्रयास करने चाहिए। समाज भी करता है, संघ के स्वयंसेवक लगे, लेकिन अधिक मात्रा बढ़ानी चाहिए और शासन प्रशासन और समाज के समन्वित प्रयास से ऐसे सकारात्मक उपक्रम कार्यक्रमों के द्वारा एक तरफ ये जो कड़ाई बरती जा रही है, अलगाववादी तत्व, राष्ट्र विरोधी ताकतें, राष्ट्र के शत्रु, उनके साथ उसको जारी रखते हुए, लेकिन वहां की सामान्य जनता को भारत की आत्मीयता का अनुभव तो आए।
ये सारा होने के लिए अगर कुछ प्रावधान नए करने हैं तो राज्य शासन को, केंद्र शासन को करने पड़ेंगे, और अगर कुछ पुराने प्रावधान आड़े आ रहे हैं तो उनको बदलना पड़ेगा। क्योंकि आखिर सारा कुछ बना है किसके लिए बना है? देश के लिए बना है। देश की एकात्मता, अखंडता, सुरक्षा, विकास चलता रहे, इसलिए सारा बना है। भारत के साथ, भारत के मानस के साथ कश्मीर घाटी की जनता के मानस का सात्मीकरण हो, यह आवश्यकता है। यह संविधान का निर्देश भी है, केवल कश्मीर के बारे में नहीं, सारे देश के बारे में। और इसलिए यह अगर होना है, उसके लिए कुछ प्रावधानिक कार्रवाई करनी है तो निसंकोच करनी चाहिए और उसको सबने समर्थन देना चाहिए। लेकिन शासन, प्रशासन, समाज, ये तीनों जो प्रयास कर रहे हैं अधिक बढ़ने चाहिए और तीनों का समन्वित रूप से एक दिशा में चलना आवश्यक है। ऐसा अगर हुआ तो कश्मीर समस्या का शीघ्र निदान हो सकता है, ऐसा वातावरण भी। अब यह सारा विचार हम करते हैं, शासन प्रशासन, विशेषकर सीमावर्ती प्रांत जम्मू कश्मीर में समस्या है, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं। इन समस्याओं को पैदा करने की गतिविधियां अनेक सीमा के प्रांतों में चल रही है। और जैसी वहां परिस्थिति है कि उसको उकसाने वाले लोग हैं, सीमा पार से बल देने वाले लोग हैं, वैसे वहां भी है। अब केरल और बंगाल के समाचार किसी से छुपे नहीं है। जिहादी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां अपने खेल खेल रही है। वहां का समाज उसका विरोध कर रहा है, संघर्षरत है। शासन प्रशासन वहां का उसमें जिस गंभीरता के साथ ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं देता है, या तो उदास रहता है, कभी कभी ऐसा लगता है उनका साथ देता है। अब ये सारी बातें किसी से छिपी नहीं तो केंद्र के शासन के पास भी जाती होती, गृह विभाग के पास भी ये सारी जानकारी आ जाती होगी और उसका उपाय वो करते ही होंगे। लेकिन ये बात समाज में एक वातावरण निर्माण करने से पूर्णता सुलझ सकती है, नहीं तो नहीं। और इसलिए केरल बंगाल जैसी परिस्थिति में इन सीमावर्ती प्रांतों की सज्जन शक्ति ने निर्भय होकर, मुखर होकर सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि एक राजनीति चलती है, खुशामद की राजनीति चलती है, वोटों की खुशामद करनी पड़ती है राजनीतिज्ञों को। अपना कर्तव्य कभी इच्छा होकर भी कर नहीं पाते और कभी इच्छा भी समाप्त हो जाती है, ऐसा होता है। मनुष्य है, परिणाम होता है, मैं दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन समाज जो इनको निर्माण करता है, इनको भेजता है, वो मालिक है। उस समाज को जागरूक और प्रबुद्ध और सक्रिय बनाना है। समाज की सज्जन शक्ति को निर्भय होकर इसके लिए आगे आना पड़ेगा। सीमा की समस्याएं कम नहीं है। सब प्रकार की तस्करी, गौ तस्करी विशेषकर बांग्लादेश की सीमा पर चलती है। समुद्र की सीमा, भूमि की सीमा, सब पर सब प्रकार की तस्करी के प्रयास चलते हैं। घुसपैठ चलती है। बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की समस्या अभी पूरी निपटी नहीं। अभी थोड़ी सी जागृति शासन प्रशासन में आई हुई दिखती है, लेकिन वो समस्या है ऊपर से म्यांमार से खड़े रोहिंग्या आ गए। अब वो वहां से यहां क्यों आए, वहां क्यों नहीं रह सके, सारी जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी अलगाववादी, हिंसक और अपराधी गतिविधियां उसके लिए कारण। जिहादी ताकतों से उनके संबंध वहां पर उजागर हो गए। इसलिए उस देश का शासन भी
उसका उनके प्रति रवैया कड़ाई का ही है। अब ऐसी प्रवृत्ति के लोग वहां से खदेड़े के वो यहां आ गए, यहां अगर उनको आश्रय दिया हमने तो न केवल वो अपने रोजगार पर भार पड़ेंगे, देश में सुरक्षा पर एक संकट बनेंगे, ये बात पक्की है। इस देश से उनका नाता क्या है? उनको तो यहां लाभ लेना है। और इसलिए ये पक्का ध्यान में रखकर उनका विचार करना चाहिए। मानवता की बात तो ठीक है, लेकिन उसके अधीन होकर कोई अपने मानवत्व को समाप्त करे, अपने प्राणों को समाप्त करे, ऐसी तो मानवता नहीं कहती। आनंद की बात है कि शासन प्रशासन का भी रवैया उनके बारे में ऐसा ही दिख रहा है। परंतु यह सीमावर्ती प्रांतों में विशेष ध्यान देने की बात है। वैसे सीमा और अंतर्गत सुरक्षा का दायित्व अपने सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस, इनका होता है। और सामान्यतः अभी तक स्वतंत्रता के बाद का उनका जो रिकॉर्ड है वो तो प्राणपण से, समर्पण पूर्वक, परिश्रम पूर्वक उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक निभाया है। और अपने कर्तव्य को निभाने का उदाहरण ऐसे दिया है जिसके कारण सामान्य समाज के तरुणों में भी एक वीरश्री का संचार होता है, एक उदाहरण जीवन का उनके भी सामने आता है। उसके लिए वो गौरव और अभिनंदन के पात्र है। परंतु क्या उनकी स्थिति पर हमारा ध्यान है? वो अपना कर्तव्य करना चाहते हैं, उनके पास साधन नहीं। उनको साधनों से सुसज्जित करना पड़ेगा। हम यहां पर ठीक से रह सके, शांतिपूर्वक रह सके, इसलिए सीमा पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। यहां पर उनके जो आप्तजन परिवार के लोग हैं, उनके लिए हमारी दृष्टि क्या है? शासन प्रशासन उनके लिए पूरा कर रहा है कि नहीं? उनको भी अपना काम करते समय जो भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध होती है, कैसी मिल रही है? उनको साधन संपन्न करना है तो हमारे देश को और अपने सुरक्षा के साजो सामान के बारे में स्वावलंबी होना पड़ेगा। होने की दिशा में हम चल भी पड़े थे, उसकी गति कैसी है? शासन प्रशासन को अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी और शासन प्रशासन को इस मामले में कुछ मात्रा में जो सीधा संवाद उनका चलता है उसकी मात्रा और गति बढ़ानी पड़ेगी। और समाज को भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। वहां अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, वो कहां से आएंगे? नई भर्ती कहां से होगी? हमको अपने परिवारों से तरुण सेनाओं में भेजने पड़ेंगे। आखिर देश की रक्षा करना देशवासियों का कर्तव्य होता है। देशवासियों में से ही सैनिक जाते हैं, देशवासियों में से ही सेना बनती है। हमारे सैनिक बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस में हमको अच्छे अच्छे लोग भेजने पड़ेंगे। अपने घर के सर्वोत्कृष्ट लोगों का मन बनाना पड़ेगा कि वहां जाकर काम करें। करियर बनाना है तो आर्मी में बनाए, नेवी में, एयरफोर्स में, पुलिस में, सीआरपीएफ में बनाए। और इसलिए उनके परिवार जो समाज में है उनको सम्मान के साथ, प्रेम के साथ गले लगाना पड़ेगा। उनके सुख दुख की निजी चिंता हमको करनी पड़ेगी। उनके घर के लोग, जवान लोग सीमा पर गए हमारी सुरक्षा के लिए, उनके घर की सुरक्षा, उनके घर की देखभाल समाज का कर्तव्य है। समाज को भी अपना सहभाग इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तब धीरे धीरे बातें ठीक हो जाएगी। सभी में यह बात दिखती है। शासन के अच्छे संकल्प तो है, करने में उनकी प्रामाणिकता तो है, लेकिन वो करवाना, इंप्लीमेंटेशन,
जिस प्रशासन से वो करवाना है वो प्रशासन कैसा है, वो संवेदनशील है कि नहीं, पारदर्शी है कि नहीं, वो जल्दी हिलने वाला प्रशासन है कि नहीं। प्रशासन के विभिन्न स्तरों से अच्छी लोक कल्याणकारी योजनाएं निकलती है, नीचे जाते जाते कितनी बचती है और उनका क्या होता है, इसकी चिंता जैसे उनको करनी पड़ेगी वैसे ही समाज को भी इन बातों की चिंता करनी पड़ती है, हमेशा करनी पड़ी है। जो जो देश बड़े हुए हैं उसमें यही बात हुई है। अपने देश की आर्थिक स्थिति पर भी अब हम एक नजर डालते हैं तो यही बात ध्यान में आती है। अच्छी योजनाएं चली नहीं चली है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए, आर्थिक स्थिति में द्रुत गति से प्रगति करने के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए जनधन योजना चली, मुद्रा योजना चली, गैस सब्सिडी वाला काम हुआ, कृषि बीमा जैसी योजना चली, अनेक ऐसी योजनाएं चली है। और कभी अगर लगा विचार करके उनको कि ये करने से होगा, लेकिन साहस करना पड़ेगा, तो साहस करने में भी वो कम नहीं है। लेकिन जो किया है उसका हो क्या रहा है इसको देखना चाहिए। उसका क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट चारों ओर से आनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के लोग क्या कहते हैं उसको समझना चाहिए। परिस्थिति का आकलन सब तरफ से हमारे पास आए और फिर हम उसका विचार करके अपने मन से निर्णय करें, लेकिन वो आकलन तो आए सब ओर से, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो अर्थव्यवस्था का प्रचलन सारे विश्व में है उसका एक गुण है असंतुलन। एक जगह भला करने जाते दूसरी जगह गड़बड़ होती है। ये किसी व्यक्ति का, किसी सरकार का गुण नहीं है, उस व्यवस्था का ही गुण है। वो अधूरी है, बातों पर आधारित व्यवस्था है। और बाकी देशों का चल जाता है क्योंकि एक तरह के देश बने हो, एक तरह के, विविधता कम है। परंपरा में भी कोई विविधता नहीं है, व्यापारी देश है और इसलिए केवल व्यापार के आधार पर चल जाता है। व्यापार अच्छा चले तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग है, कृषि पर उनका ध्यान नहीं। हमारे यहां ऐसा नहीं, हमारा देश विविध प्रकार से बना है। अब जो अर्थनीति सभी का विचार करके सभी का हित एक साथ नहीं साधती, उसमें अच्छी बातें भी हमने लागू करने के बाद उसके परिणाम सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं होंगे। हो सकता है अन्यत्र नुकसान भी हो। हमको एक ऐसा आर्थिक तंत्र चाहिए जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, खुदरा व्यापारी, कृषि, स्वरोजगार करने वाले पर सबको साथ लेकर चलने वाली एक नीति चाहिए। और ऐसी नीति चाहिए तो हमको विचार करना पड़ेगा, मूल में विचार करना पड़ेगा। हमको दुनिया में जो परंपरा चली है आर्थिक मतवादों की, उनकी घिसी पिटी लीक से बाहर आकर विचार करना पड़ेगा। हमको हमारे देश, अपने देश के लिए विचार करना पड़ेगा। ये ठीक है, हम अपना प्रतिमान खड़ा नहीं कर लेते तब तक हमको दुनिया के साथ चलना है। तो दुनिया के इन अधूरे मानकों पर और अधूरी नीतियों के साथ थोड़ा चलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी एक हद तक है। परंतु यह भी दुनिया आज मान रही है कि कोई एक मॉडल सब देशों में फिट नहीं हो सकता। हर एक देश को अपना मॉडल बनाना पड़ेगा, हर एक देश को अपने मानक बनाने पड़ेंगे। जीडीपी नाम का एक मानक चलता है सारी दुनिया में, लेकिन वो अधूरा है, ये भी अर्थशास्त्र मानता है। और भूटान जैसे छोटे से देश में कहा कि हम जीडीपी में नहीं गिनेंगे हमारी आर्थिक अवस्था को, हम गिनेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स। उन्होंने अपना प्रतिमानक बनाया। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुभवों के बाद आधुनिक अर्थतज्ञों की इन बातों को मान्यता है। हमको अपनी नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपना भी अनुभव है ना। अभी जीडीपी त्रुटिपूर्ण है लेकिन प्रचलित है।
उससे नापते हैं हम। और दूसरी बात, हम अपने देश की आवश्यकता देखते हैं कि हमारे देश में रोजगार बढ़ने चाहिए। रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, हर हाथ को काम मिलना चाहिए और काम करने से आजीविका चले, इतनी प्राप्ति होनी चाहिए, इसको रोजगार कहते हैं। हम इन दो बातों के निकषों पर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सबसे अधिक ये जिनसे होता है, ऐसे अपने देश के कौन लोग हैं? मध्यम उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, खुदरा व्यापारी है, छोटे छोटे कारीगरी के काम करने वाले, अपना स्वरोजगार, अपना छोटा छोटा काम करके चलाने वाले स्वरोजगारी है। स्वरोजगार को, और हमारे यहां तो घर बैठे महिलाएं भी कुछ छोटा मोटा काम करके पैसा कमा लेती है। इसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। सबसे अधिक रोजगार और कृषि, सबसे अधिक रोजगार देने वाला और सबसे अधिक जीडीपी की वृद्धि करने वाला क्षेत्र हमारा आर्थिक क्षेत्र यह है। तो हम नीति बनाएंगे, हम उस नीति पर चलेंगे। देश में और दुनिया में आर्थिक उतार चढ़ाव होंगे, कभी कभी आर्थिक भूचाल भी होते हैं। उन सब में सुरक्षा हमारी हुई, भारत पर इसके परिणाम सबसे कम हुए, सारी दुनिया मानती है। कारण क्या है? कारण यही है, छोटे मध्यम लघु उद्योगों का क्षेत्र, खुदरा व्यापारी, स्वरोजगार, कृषि और ये इनफॉर्मल इकोनॉमी वाला क्षेत्र, उसी के कारण हम सुरक्षित हैं। तो इन उथल पुथलों में, इन आर्थिक भूचालों में हमारी नीति के, और कुछ नीति, हम नई नीति चलते हैं, कुछ तो उथल पुथल होनी अपेक्षित है और उसको सहन करना भी समाज सीखा है, समाज जानता है, समाज करता है। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि ये जो हमारा बल स्थान है, इस पर इसका कम से कम मार पड़नी चाहिए, ये सुरक्षित रहने चाहिए हर हालत में, क्योंकि इसी के आधार पर तो हम एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था है। इसी के आधार पर तो हमारी जीडीपी में, हमारे उत्पादन में, हमारे रोजगार में सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। सुधार तो हम करेंगे, लेकिन इनको सुरक्षित रख के करेंगे, इसका ध्यान और रखना पड़ेगा। ऐसे ही हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक प्रगति यानी क्या है। अमीर लोग अमीर हो गए, ये कोई प्रगति नहीं है। आखिर हम मानते हैं ना, अंत्योदय, आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी, वो अधिकतर लोग स्वरोजगार के क्षेत्र में और इनफॉर्मल इकोनॉमी में खड़े मिलते हैं। सामान्यतः हमारे यहां जो कहा जाता है, SC, ST और NT, अनुसूचित जाति, जनजाति और घुमंतु जनजाति, इनका एक वर्ग है। अब इनके कल्याण के लिए योजनाएं बनी है, वो लागू होती है कि नहीं, ठीक से लागू होती है कि नहीं, सबको मिलता है कि नहीं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमको ऐसी नीति चाहिए, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश के संसाधन, हमारे लोगों की सुंदर और सुरक्षित जीवन की कल्पना, हमारी आकांक्षा, हमसे दुनिया की अपेक्षा, आज के जगत में हमको आगे बढ़ना है। इसको ध्यान में रखते हुए, साथ में इनका भी विचार रखते हुए, हमको अपनी अर्थनीति ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें लागत खर्चा कम रहता है, जिसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, रोजगार की मात्रा बढ़ती है, ऊर्जा कम लगानी पड़ती है, जो देश के पर्यावरण को और देश की नैतिकता को खराब नहीं करती। अपने मूल्यों मानकों पर हम चलते हैं तो दुनिया हमको सम्मान देती है। हमने अपनी योग विद्या को दुनिया के सामने लाया, कितने गौरव के साथ योग दिवस लोग करते, सारी दुनिया भारत को मानने लगी।
हमने अपने परंपरागत विचारों के आधार पर पेरिस में कहा कि हम पर्यावरण का हमने जो तय किया है हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। अमेरिका जैसे देश पीछे चले गए, हम नहीं करेंगे, ये करेंगे तो हमको खतरा होगा। हमने कहा नहीं, पर्यावरण एक श्रद्धा का, निष्ठा का विषय है, उस पर्यावरण के बारे में सब कुछ करना चाहिए, जो करना चाहिए हम करेंगे, हम उस करार से बाहर नहीं आएंगे। दुनिया में हमारा स्थान ऊंचा हो गया। आज हमारे पड़ोसी देशों में हमारा स्थान नेता के रूप में धीरे धीरे बन रहा है। इसका कारण क्या है? हम अपने स्वत्व के आधार पर चल रहे हैं। उस स्वत्व के आधार पर हमारी आर्थिक नीति बनाकर हमारे नीतिकारों को, राज्यों में सलाहकारों को और अपने आर्थिक विकास के पथ पर चलना पड़ेगा, तो वास्तव मात्रा में विकास होगा, सबका विकास होगा। कृषि जैसा क्षेत्र है, शासन प्रशासन की तत्परता जैसे उधर आवश्यक है, इधर भी आवश्यक। अधिकांश किसान हमारे देश में है और उसमें भी अधिकांश किसान जो है वो अल्पभूधारक है और उसमें सिंचन की व्यवस्था में नहीं आता और वो दुखी है क्योंकि सब तरफ से मार पड़ती है। वर्षा ज्यादा हो गई तो भी नुकसान, कम हो गई तो भी नुकसान, फसल बर्बाद हो गई नुकसान ही नुकसान, फसल अच्छी आई तो भाव कम हो जाते हैं, फेंक देना पड़ता है तो भी नुकसान है। कर्जे के बोझ में दब कर वो दुखी है। उसकी नई पीढ़ी पढ़ लिख रही है, खेत में काम करना नहीं चाहती, लेकिन पढ़ लिख कर शहरों में बेरोजगार बन जाएगी, खेत में काम करना भी भूल जाएगी, वहां काम नहीं मिलेगा। और अगर यहां खेत में काम करते देहातों में पड़ी रहती है तो देहातों में कोई सुविधा नहीं है जीवन की। इस कैची में उलझ गया है, क्या करें उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब योजनाएं अच्छी तो चली, अमृत परीक्षण की योजना चली, किसानों को मंडी से सीधा सौदा करके ऑनलाइन लाभ पहुंचाने की योजना चली, अच्छी योजनाएं चली है, परंतु उन योजनाओं का होता क्या है नीचे? शासन में संवेदना नहीं है, ऐसा नहीं, संवेदना है। कर्ज माफी इस शासन के संवेदनाशीलता का परिचय है, लेकिन क्या वो समस्या का उपाय है? एक तो राहत के जो जो कदम उठाए हैं, प्रशासन शासन के मन में जैसी संवेदना है उसी संवेदना के साथ वहां काम करता है कि नहीं? इंश्योरेंस कंपनी, पीक इंश्योरेंस की योजना चल रही है, इंश्योरेंस कंपनी उतनी तत्परता और संवेदना के साथ जाकर वहां काम करती है कि नहीं? देखना पड़ेगा, अमल कराना पड़ेगा। और साथ साथ कम खर्चे में, कम लागत में किसान खेती करे, इसके तरीके सिखाने होगा। उसका एक उपाय है तकनीकी। जाते अपने देश से अनेक लोग इस्राएल की खेती देखने के लिए जाते हैं, बहुत सी बातें अनुकरणीय है। और केवल बाहर ही है ऐसा नहीं, जहां पर प्रचुर मात्रा में जल था, आजकल जल कम हो गया है, वो राजस्थान में जाकर भी देख सकते हैं कि कम पानी में खेती कैसे की जाती है। जहां जहां से अच्छा मिलेगा वहां वहां से लाना चाहिए, लेकिन परीक्षा करके लाना चाहिए। तकनीकी जहां निर्माण होती है वहां के लिए निर्माण होती है, उसको दूसरी जगह ले जाना है तो उसकी उपयुक्तता वहां कितनी है, कोई विपरीत परिणाम तो नहीं देखना पड़ता है। जैसे नई बातों के बारे में यह कहा गया है, पुरानी बातों के और नई बातों के बारे में, कि पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, जो पुराना वो सब अच्छा था ऐसा नहीं है, सही बात है। न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम, नई कविता बोलने लायक नहीं, सुनने लायक नहीं, ये गलत बात है। संत यानी सज्जन लोग, समझदार लोग परीक्षान्यतरत भजते, परीक्षा करके स्वीकारते। किसी ने कुछ किया, वहां कुछ हो गया, इसलिए वैसा का वैसा उसको उठाना, ये मूर्खता है। मूढ़ पर प्रत्यय नहीं है बुद्धि।
तो तकनीकी चाहिए हमको, आधुनिकतम तकनीकी चाहिए। हमारा किसान तकनीकी के साथ खेती करना जानता है, आज की बात नहीं है। हमारे देश में प्रयोगशालाएं नहीं थी। हमारा किसान हमारा शास्त्रज्ञ था, उसकी अपनी खेती, उसकी प्रयोगशाला थी। एक एक अनाज की हजारों किस्में उसने अपने परिश्रम से वर्षानुवर्ष प्रयोग करके, एक अगर चावल लिया 8-10 हजार किस्में थी, 7-1 हजार चुराई गई, 3-1 हजार बाकी है। उसमें भी कैसी कैसी किस्में मिलती है। लाल रंग का चावल है, अत्यंत स्वादिष्ट, खूब एनर्जी देने वाला, मणिपुर में मिलता है। केवल पानी में भिगो के आधा घंटा रख दिया तो पक जाने वाला चावल है। लंबा चावल है, छोटा चावल है, मोटा चावल है, बारीक चावल है। कितनी है हमारे किसान के। ये किसने किया? हमारे किसान ने किया। उसकी वैज्ञानिक दृष्टि है, वो तकनीकी स्वीकारना जानता है, लेकिन किसी तकनीक को लाने के पहले उसका आगा पीछा पूरा सोचना चाहिए। उसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे। कुछ तकनीक अपने यहां आती है, कभी कभी देखा जाता है कि वहां पर उसको छोड़ दिया गया है उसके नुकसान के कारण। आज हम उसको ले रहे। दवाइयों में ऐसी कई दवाइयां चलती है कि वहां पर उस पर प्रतिबंध है। हमारे यहां चल रही, वहां फैक्ट्रियां पैदा कर रही, यहां बेच रही, बेचने के लिए। जिन देशों की तकनीकी हम देखते हैं, उन देशों ने उसको धिक्कार दिया है। ऐसी तकनीकी ऐसी लेनी नहीं है। परीक्षा के साथ तकनीकी लेनी चाहिए। लेकिन मुख्य बात है कि खेती जो है कम खर्चे में होनी चाहिए। खेती जमीन को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। खेती अन्नों को विषयुक्त बनाने वाली नहीं होनी चाहिए। और ऐसा करना है तो जैसे सारी दुनिया के लोग आज सोच रहे हैं, अनुभव के बाद हमको भी सोचना पड़ेगा। हमको जैविक कृषि, गौ पशु आधारित कृषि, पशुपालन के साथ कृषि, मिश्र फसल की कृषि, इन सब अपने आजमाए हुए तरीकों पर फिर से लौटना पड़ेगा। ये अत्यंत अद्यतन वैज्ञानिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, मैं पुराणबंदी बात नहीं कर रहा हूं। यह आज हमारे किसानों का अनुभव है। ये संपूर्ण दुनिया अनुभव लेकर इस चिंतन पर आ चुकी है और उधर आना पड़ेगा। साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। जितनी लागत फसल उगाने में लगती है, उस पर अगले साल अपना परिवार चलाकर अगले साल की वो खेती करे, इतना लाभ देने वाला लागत मूल्य उसको देना पड़ेगा, वो निर्धारित करना पड़ेगा। उत्पादन खर्चे के आधार पर मूल्य का निर्धारण होना चाहिए। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करना पड़ेगा और ये गारंटी करनी पड़ेगी कि किसान की फसल उसी भाव में बेची जाएगी, उससे नीचे नहीं। खरीदने वालों को राजी होना पड़ेगा अथवा फिर कुछ जिम्मेवारी शासन को उठानी पड़ेगी। और धीरे धीरे जमीन को, पशु को, मनुष्य को और अन्नों को खराब करने वाली, पर्यावरण को बिगाड़ने वाली रासायनिक खेती को हमको छोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। आधुनिक विज्ञान इसी दिशा में चल रहा है खेती का। और ये जब बात आती है तब और एक बात आती है कि आज हमारा जो अल्प भूधारक और सिंचाई व्यवस्था के विरहित खेती करने वाला किसान है, उसके पास उपाय क्या है। ऐसी अगर कम लागत की खेती करनी है तो उसको गाय पालनी पड़ेगी, देसी गाय पालनी पड़ेगी। देसी गाय हमारे परंपरा में श्रद्धा का मानबिंदु है। देसी गाय खेती के लिए उपयुक्त पशु है। हमारे यहां दूध के लिए गाय कम पालते हैं, गोबर गोमूत्र के लिए ज्यादा पालते हैं। हमारे संविधान में निर्देश है गौरक्षा हुए देश में इस तरफ बढ़ाए कानून को। और गोबर गोमूत्र के आज जो लाभ है, दूध का जो लाभ है, A2 मिल्क है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए
पशुओं के और फसल के, वृक्षों के स्वास्थ्य के लिए गोबर गोमूत्र का जो उपयोग है, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी जो है, वो आज विज्ञान सिद्ध है और अधिकाधिक लोग उसको ले रहे हैं। और इसलिए गोपालन का कार्य भारत में चलता है, परंपरा से चलता है। आज भी भारत के अनेक लोग, संत, महात्मा, संगठन, व्यक्ति, संस्थाएं, संघ के स्वयंसेवक सहित गौ रक्षा और गोपालन के कार्य में लगे। गौ रक्षा और गोपालन के इस कार्य में वो हमेशा सद्भावना से चलते हैं, क्योंकि यहां सांप्रदायिकता का प्रश्न नहीं है, केवल हिंदुओं की मान्यता नहीं। गौशाला चलाने वाले मुसलमान सज्जन हैं, मैं मिला हूं। गौरक्षा का प्रचार करने वाले मुसलमान सज्जन हैं। प्रत्यक्ष गोरक्षा के कार्यों में उतरकर संघ से कोई संबंध न होते हुए भी गोरक्षा का काम करने वाले मुसलमान भी हैं, अन्य संप्रदायों के लोग भी हैं। और गाय अपनी अर्थव्यवस्था, कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात है। फिर भी और